Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? Welcome all of you in PGBP का 7th class, and yes, we are going to start with a new topic today in PGBP, that is books of accounts and audit. आज अपने स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट. सबसे इजीएस्ट पार्ट इस चैप्टर का, कुछ खास है नहीं इसमें पढ़ने को. खाली अपने को समझना है कि जी पीजीबीपी में, इनकम टैक्स एक्ट में, इफ यू आर कैरिंग आउट एनी बिजनेस और प्रोफेशन, तो आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है, जिसका सेक्शन है 44 डबल ए. याद है पीटीएस में अपने पढ़े थे. अगर आप पीटीएस ऑप नहीं कर रहे हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, और अगर आप पीटीएस से लोअर इनकम क्लेम कर लिए तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली ऑडिट के भी प्रोविजंस है सेक्शन नंबर 44 ए बी में. तो 44 ए एंड 44 ए बी, ये दो सेक्शन एक बार अपने फटाफट देख लेते हैं कि किसको इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है. रेडी? देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्संस, सेक्शन नंबर 44 डबल ए. ठीक है. पहला, फॉर कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स द टैक्स पेयर में बी ग्रुप्ड एज अंडर, द टैक्स पेयर में बी ग्रुप्ड एज अंडर, इफ द एसएसई is engaged in a specified profession and his gross receipt exceeds कितना 1,50,000 in all the three immediately preceding previous years. ध्यान से देखना, अगर एसएससी एंगेज्ड है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन किधर डिफाइंड था गाइस, कहां पे अपने देखे थे? एडीए याद है? स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44 एडीए में अपने देखे थे कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड है और उसकी ग्रॉस रिसीट कितना एक्सीड हो गई, 1,50,000 रुपीज एक्सीड किधर हुई? ऑल की एनी. तो यहां पे एनी नहीं है, ओके. ऑल है. ऑल द थ्री प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स ही शैल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 6F, दैट इज कैश बुक, जर्नल, लेजर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन. मतलब उसको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा अगर उसका लास्ट 3 साल में, तीनों साल में ग्रॉस रिसीट 1,50,000 क्रॉस कर गया. अगर एक साल में भी 1,50,000 क्रॉस नहीं किया तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स करंट ईयर में मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी. तो करंट ईयर में मेंटेन करनी है कि नहीं करनी है, आपको किस साल का इंफॉर्मेशन चाहिए? लास्ट 3 साल का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. लास्ट 3 साल का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. इन एनी अदर केस, लेकिन मान लो अगर आप का लास्ट 3 साल में किसी भी एक साल में 1.5 लाख से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फिर आपको उतना अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा दैट एओ वांट्स. क्या वांट्स? एओ वांट्स. क्या लिखा है? In other case, he shall maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute the taxable income under this income tax act. थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम नॉट एप्लीकेबल नहीं बोला है. क्या बोला है? एज एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम. मान लो कल को मैं प्रोफेशन में एंगेज हूं, ठीक है, मैं प्रोफेशन में एंगेज हूं, ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहा हूं, लीगल प्रोफेशन कर रहा हूं, मेरी लास्ट 3 साल की टर्नओवर 1.5 लाख क्रॉस नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश, लेजर, जर्नल मेंटेन लायबल नहीं था, कोई बात नहीं. बट फिर भी मेरा केस स्क्रूटिनी में पिकअप हो गया, मेरे पास तो कोई मेंटेन है नहीं. बट एओ बोलेगा देखो, हम पता है हमें कि तुम्हारे पास कोई मेंटेन नहीं है, बट हम चाहते हैं कि तुम हमें ये इंफॉर्मेशन दे दो, ये इंफॉर्मेशन दे दो. तो वो जो एओ इंफॉर्मेशन मांगेगा ना, आपको वो देना पड़ेगा. तो ही शैल मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे एनेबल द एओ टू कंप्यूट देयर टैक्सेबल इनकम. उसको उतना अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा कि एओ से टैक्सेबल इनकम निकाल सके. एम आई क्लियर ऑन दिस? नहीं तो उसको रूल 6F में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताए गए, कैश, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएल, सब आ गया इसमें, सब उसको मेंटेन करना पड़ेगा. तो ये हम किसका बात किए? बिजनेस का बात किए कि प्रोफेशन का बात किए कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन का बात किए? प्रोफेशन और स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं बेटा. 44 एडीए तो मैंने खाली आपको एग्जांपल दिया है, ये 44 एडीए नहीं है. 44 एडीए में भी मैंने आपको स्पेसिफाइड प्रोफेशन बताया था, ये मैं वो बोल रहा हूं. देखो, प्रोफेशन भी बहुत तरह के होते हैं, एक होते हैं जो स्पेसिफाइड है और एक होते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है. तो यहां पर हम क्या, जैसे टीचिंग, करेक्ट, टीचिंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन, बट हम तो उसको प्रोफेशन मानते हैं, बट वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसको इनकम टैक्स में बिजनेस का ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो अगर आप टीचिंग में, तो आप 44 एडीए में नहीं जाते हो, आप एडी में जाते हो, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है. क्योंकि मैं अगर टीचिंग कर रहा हूं, मैं अगर रिटर्न भी फाइल करूंगा, मेरे को जब बताओ पीटीएस में कौन सा रिटर्न फाइल होगा? अगर मैं पीटीएस ऑप्ट किया तो आरओआई पढ़ाया था मैंने आपको, कौन सा रिटर्न फाइल होता है पीटीएस वाले को? आईटीआर 4 सुगम,
वहां पे ऑप्शन पूछता है कि तुम क्या कर रहा है, प्रोफेशन बिजनेस में तुम क्या कर रहा है। हम प्रोफेशन में चुनते हैं तो वहां पे टीचिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं ITR 4 के हिसाब से भी और ऐसे भी मैं प्रोफेशन नहीं है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है। अरे बोलो क्लियर है क्या? तो यहां पर हम किसका बात किए, खाली स्पेसिफाइड प्रोफेशन का बात किए। तो एग्जांपल देखो, अगर आपको पूछ रहा है करंट ईयर की एलिजिबिलिटी 2017-18, तो लास्ट 3 साल आपका ग्रॉस रिसीट कितना था, 1,50,000 क्रॉस कर रहा था, 1,50,000 क्रॉस कर रहा था। तो सिंस ग्रॉस रिसीट ऑफ ईच ऑफ द लास्ट 3 ईयर एक्सीड 1,50,000, द एसएससी शैल मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 6F। आपको उतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा जो रूल 6F में स्पेसिफाइड है। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपका लास्ट 3 साल में ग्रॉस रिसीट कितना था, 180, 190 और 110, तो you will not have to maintain as per rule 6F, you will have to maintain such books of accounts as may enable the AO to compute the income. Specified profession मतलब क्या, for the purpose of 44AA and rule 6F, legal, medical, engineering, architectural, accountant, technical consultancy, interior decorator और notified profession like authorized representative। authorized representative समझ गए, जैसे जो लीगल में केस क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझो बेटा, जैसे NCLT है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके उसके पहले कोई आर्ग्यू करता है, तो लॉयर मान लो केस प्रेजेंट कर दिया, बट अल्टीमेटली आर्ग्यूइंग काउंसिल, क्या बोलते हैं अपने, काउंसिल, लीगल काउंसिल कोई और होता है। या मान लो मेरे बिहाफ में कोई रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा केस किसी और को, डिपार्टमेंट को, GST डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ये भी क्या है, प्रोफेशन। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, IT एंड आर द स्पेसिफाइड प्रोफेशन। नेक्स्ट देखो क्या बात किया, फॉर SSC इज नॉट ऑप्टिंग, क्या कि PTS ऑप्ट कर लिया होता तो करना ही नहीं पड़ता सर। अगर वो PTS ऑप्ट नहीं कर रहा है, इसमें क्या आ गया सर, बिजनेस भी आ गया, और वेरी गुड, और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन भी आ गया। क्लियर हुआ, हाँ या ना? If the SSC is engaged in a business or a non-specified profession and their income from such business exceeds, ध्यान से यहां पे आप पहले लिख लो, दो क्राइटेरिया है, इनकम क्राइटेरिया और करेक्ट, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट होगा ना, यू विल बिकम अ पर्सन हु हैज टू फॉलो क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बुक्स करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्या क्या क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर वो अकाउंट्स मेंटेन करता है तो जनरली हाँ ऐसा हो सकता है, बताएंगे बताएंगे, वेट करो। ऐसा भी हो सकता है अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ऑडिट नहीं करना है, हो सकता है उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उसका टर्नओवर तो ऑडिट नहीं करना है, बट उसका ए लिमिट से ज्यादा है तो मेंटेन करके रखेगा, बट ऑडिट नहीं कराएगा। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। देखो अगर आप बिजनेस में हो या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में, तो इनकम क्राइटेरिया में क्या है, ध्यान से देखना, इनकम क्राइटेरिया में है देयर इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, इनकम कहां से, बिजनेस से, अगर एक्सीड कर रहा है कितना, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। लेकिन यही लिमिट हमने इंडिविजुअल HUF के लिए कितना कर दिया, 2.5 लाख। यही लिमिट इंडिविजुअल HUF के लिए कितना कर दिया, 2.5 लाख। और अदर देन इंडिविजुअल HUF के लिए कितना कर दिया, 1.2 लाख। तो अगर आपकी इनकम एक्सीड हो गई 1.2 लाख नॉर्मल लोगों के लिए, या फिर इंडिविजुअल HUF के लिए 2.5 लाख, ठीक है, ध्यान से देखना, यह हमें कब देखना पड़ेगा, लास्ट 3 में किसी भी साल में,
लास्ट 3 साल में किसी भी साल में। पीटीएस भूल जाओ, पीटीएस भूल जाओ अभी। पीटीएस के लिए तो ये सब कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। पीटीएस वालों को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करना है, जो पीटीएस ऑप्ट कर लिए। लेकिन हाँ, जो पीटीएस से लोअर चले गए वो सबको करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट उनको करना पड़ेगा जो पीटीएस के लोअर क्लेम कर रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करेंगे, ऑडिट भी कराएंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों के लिए जो पीटीएस ऑप्ट नहीं किए हैं, उनका इनकम अगर लास्ट 3 साल में कोई भी एक साल अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 120 क्रॉस कर लिया है, या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ में 250 क्रॉस कर लिया है, तो करंट ईयर में उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे टर्नओवर में दो लिमिट है, नॉर्मल के लिए 10 लाख और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 25 लाख। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं और नॉर्मल लोगों के लिए 10 लाख, नॉर्मल लोगों के लिए 10 लाख, नॉर्मल लोगों के लिए 10 लाख। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। नॉर्मल लोगों के लिए 10 लाख। तो यहां पे भी आपको ये चीज चेक कब चेक करना पड़ेगा, एनी ऑफ 3 प्रीवियस ईयर्स, पिछला 3 साल का कोई भी एक साल में अगर टर्नओवर भी ये क्रॉस कर गया तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो 120 लिमिट 250 फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, और अच्छा ये और है, समझ गए ना, दोनों नहीं, टर्नओवर या इनकम। टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, limit is 25 lakh for individual HUF in any of the 3 years immediately preceding the year, then he will maintain such books of accounts and other documents as may enable the AO to compute the taxable income। जितना AO टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने का बोल रहा है उतना वो कंप्यूट करे, मतलब जितना डॉक्यूमेंट्स AO मांगेगा आपको देना पड़ेगा। बाद बाकी केस में उनको मेंटेन ही नहीं करना, ध्यान दिए, यहां पर मेंटेन ही नहीं करना है। बट प्रोफेशन के केस में अपने क्या पढ़े थे, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कुछ भी हो मेंटेन तो करना पड़ेगा, एओ को कुछ आप असेसमेंट के लिए दे पाए। बट यहां पर क्या है कि आप ये टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गए, इनकम लिमिट क्रॉस कर गए, तो आप जितना एओ बोल रहा है उतना आपको देना पड़ेगा, और नहीं हुआ तो आप मेंटेन ही नहीं करेंगे। देखो एग्जांपल में ग्रॉस रिसीट 987 है और नेट इनकम 1.1, 1.15, 1.25 है, तो ग्रॉस रिसीट तो 10 लाख से कम है, करेक्ट। बट नेट इनकम, क्या नेट इनकम तीनों साल 1,20,000 से कम है? नहीं, लास्ट ईयर में वो 120 क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया, तो क्या उसे बुक्स मेंटेन करना है? यस। In the given case, gross receipt do not exceed 10 lakh in any of the 3 years, but the net income exceed 1,20,000 in one of the years. Therefore, maintain such books of account as may enable the AO to compute the income. सपोज यही वाला जो नंबर होता बेटा, ये 1.19 लाख होता, 1,19,000। तो इन सच केस आप क्या करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल नॉट बी मेंटेन्ड एट ऑल। ठीक है, तब तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि तीनों साल आपका इनकम 120 से कम होता। कितने साल तक आपको इनकम टैक्स में बुक्स मेंटेन करना पड़ता है पता है? 6 इयर्स। यही जीएसटी में भी है, 6 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। आपका जो भी असेसमेंट ईयर है आप उसके एंड में आ जाएंगे, वहां से 6 साल तक आपको बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने बुक्स मेंटेन नहीं किया तो यू आर लायबल टू अ पेनल्टी, आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाया जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, कितना का? 25,000 का। कितना का पेनल्टी लगाया जा सकता है? 25,000 का आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। एम आई क्लियर? प्लीज बोलिए। डन। तो ये अपने पढ़े इनकम क्राइटेरिया और टर्नओवर क्राइटेरिया।
अब अपने आते हैं पीटीएस वालों के पास। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है। याद करो 44 एई, याद करो 44 एई। 44 एई में आपको 1000 पर टन, 7500 पर टन पढ़ाया गया, 7500 पर मंथ पढ़ाया गया था। 44 एई में अगर आपका पीटीएस इनकम आ रहा है मान लो 10 lakhs, बट एक ट्रांसपोर्टर बोलता है मेरा नॉर्मल इनकम आ रहा है 6 लाख, तो ट्रांसपोर्टर को तुम क्या बोलेगा फिर करने? क्वेश्चन समझा? सेम है ना यार। 10 लाख के हिसाब से, 10 लाख पीटीएस के हिसाब से आ रहा है, नॉर्मल इनकम कितना आ रहा है? तो सेम इसको भी क्या करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हो और आप लोअर इनकम क्लेम कर रहे हो एज पर 44 एई, तो यू विल हैव टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, एज सिंपल एज दैट। जो अपने एडी 4 पढ़े थे याद करो, अगर तुम 5 साल का लॉक इन मेंटेन नहीं किया तो तुम निकल गया, तो जिस साल तुम निकला उस साल तुम्हारे पर एडी 4 एप्लीकेबल हो गया, तो तुमको उस साल बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा। याद आया कुछ? ये वही चीज है। Showing lower income as compared to income computed on presumptive basis under section 44AE. Under section 44AE, where profit and gains from the business are calculated on presumptive basis under 44AE. और ये दोनों आपको याद नहीं रखने नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना? ये नॉन रेसिडेंट के लिए यू जस्ट रिमेंबर एई, ओके, जस्ट रिमेंबर एई. And the SSE has claimed that his income is lower than the profit or gains is deemed to be profit and gains of his business. उसका इनकम क्या है? लोअर है, तो उसको लोअर इनकम, अगर वो क्लेम कर रहा है कि उसका इनकम लोअर है तो उसको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सिम ये पे बेटा 44 एडी सब सेक्शन 4, 44 एडी सब सेक्शन 4 याद आया ना? विद द प्रोविजन ऑफ 44 एडी 4, 5 years लॉक इन, 5 years lock-in are applicable in his case and his income exceeds BL. In cases where SSE are not eligible to claim the benefit of 44AD1 for 5 assessment years subsequent to the year relevant to the year in which profit has not been declared as per 44AD1 and his income exceeds BEL. तो basically 5 year lock-in अगर violate कर दिया तो उसको books of accounts maintain करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कोई शक? नेक्स्ट आए 44 ए भी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, टैक्स ऑडिट। इसी सेक्शन में क्या होता है? टैक्स ऑडिट। अच्छा, रिटर्न कब फाइल होता है? 139(1) किस सेक्शन में? दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? टैक्स ऑडिट होता है पीजीबीपी के 44 ए बी में, और रिटर्न फाइल होता है 139(1) में, जो लिंक्ड है किससे? इस सेक्शन से। अगर आपकी टैक्स ऑडिट की लायबल है तो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर, याद रहेगा। और नहीं लायबल है, कंपनी नहीं हो, तो 31 जुलाई। एज पर प्रोविजन ऑफ 44 ए बी फॉलोइंग पर्सन मस्ट गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ सीए। खाली चार्टेड अकाउंटेंट के पास पावर है ऑडिट करने का, बाय द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। घबराने की दरकार नहीं है, आप लोग के पास भी बहुत जल्दी आ जाएगी, बट ठीक है, बहुत पहले से ही सीए के पास पावर है ये, ठीक है। एंड ऑल्सो फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। इस फॉर्म का नाम है, जस्ट नॉलेज के लिए याद करो, 3CD, 3CB, ये सब फॉर्म्स है। 3CB, 3CD, फॉर्म 3CB एंड 3CD। स्टार्ट करें। सबसे पहले चलते हैं बिजनेस वालों के पास। अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस और उनकी टोटल सेल्स टर्नओवर इन द बिजनेस एक्सीड्स कितना? 1 करोड़। अगर उनका टोटल टर्नओवर किससे ज्यादा है? 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर उनका टोटल टर्नओवर किससे ज्यादा है? 1 करोड़ से ज्यादा है, तो ही हैज टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। अब आप समझे, अकाउंट्स ऑडिट मेंटेन। ऑडिट कब कराना पड़ेगा? टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है। अब सुनो, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया, कितना दिया? 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट कर दिया। किनके लिए? जो डिजिटली अपना पेमेंट्स और डिजिटली अपना मनी रिसीव करते हैं। और ये डिजिटल कितना है? कम से कम 95%।
ये थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दिया गया किन के लिए? 10 करोड़ कर दिया गया फॉर पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड, जितना भी तुमने अमाउंट रिसीव किया है, जितना भी अमाउंट रिसीव किया है, इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश, मतलब टोटल अमाउंट जो तुमने रिसीव किया है ना कैश लेकर, दैट इज अप टू 5% ऑफ द सेड अमाउंट. तो एग्रीगेट अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड for sales turnover or gross receipt during the previous in cash is not exceeding 5% of the total. मतलब cash receipt should not exceed the total receipts. Cash receipt should not exceed 5% of total receipts. समझे? समझे? वैसे कैश पेमेंट should not exceed 5% of total payment. समझ में आया? एंड है ये, दोनों चेक करना पड़ेगा. तुम्हारा रिसीव तो 5% है बट पेमेंट्स तुम्हारा 5% से ज्यादा है कैश में, तो लिमिट कितना होगा? 1 करोड़. लिमिट कितना होगा? क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान दिए, ये रिसीव बोला है और ये पेमेंट बोला है. जो पैसा मिला ही नहीं है वो काउंट में ही नहीं आएगा. मान लो तुम्हारा टर्नओवर इस साल का 80 लाख है, तुमने 60 लाख रिसीव किया है, तो जो कैलकुलेशन करेगा किस में करेगा? 60 लाख में करेगा. यहां पे क्लियरली दिया अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड, जो रिसीव हुआ है, जो क्या हुआ है, इसमें कोई ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न का कोई चक्कर नहीं है. तुम्हें करंट ईयर में जो इतना मिला है तुम वही चेक करेगा. क्लियर है ना? एकदम कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है. अच्छा, अब जब ये कैश वर्ड आया ना गाइस, तो यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया मार्केट में. व्हाट अबाउट अ चेक विच इज नॉट अकाउंट पे? अगर मैं उसके थ्रू पे कर रहा हूं बेरर चेक, तो क्या करें? यहां पे तो खाली कैश बोला है. समझ में आया? तो यहां पे एक्सप्लेनेशन आ गया. व्हेन आई से कैश आई मीन नॉट अकाउंट पे चेक ऑल्सो. आई मीन अकाउंट पे चेक होना चाहिए. अगर आप चेक के थ्रू दे रहे हैं और अकाउंट पे नहीं है तो वो कैश ही माना जाएगा. मतलब वही जो वो डिजिटल नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, वो कैश ही माना जाएगा. क्या लिखा है? फॉर दिस पर्पस पेमेंट और रिसीव as the case may be by a check drawn on a bank or by a bank draft which is not, जो अकाउंट पे नहीं है, it will be deemed to be the payment or received as the case may be in cash. तो cash means check which is not account pay. Cash means check which is not account pay. ठीक है? क्लियर है बेटा? बिजनेस के लिए 1 करोड़ का लिमिट है और 10 करोड़ का भी लिमिट है. ठीक है? नेक्स्ट आते हैं. अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो और आपकी ग्रॉस रिसीट इन दी प्रोफेशन एक्सीड्स 50 lakhs in any previous year, तो क्या हो जाएगा? ऑडिट करना पड़ेगा. आप याद करो 50 लाख के नीचे क्या था? पीटीएस, प्रोफेशनल्स के लिए, और 50 लाख के ऊपर ऑडिट है. बट बिजनेस वालों के लिए क्या था? 2 करोड़ तक पीटीएस था, बट यह 1 करोड़ के ऊपर ही ऑडिट है. तो कुछ दिक्कत आ रहा है ना सर, ये कैसे हो सकता है? आप तो बोले 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट कराना पड़ेगा, आप तो बोले 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट कराना पड़ेगा, यहां पे तो लिखा है ना. और वहां पे आप बोले 44 AD में कि 2 करोड़ तक तुमको ऑडिट
नहीं कराना है, अगर तुम मतलब सॉरी 2 करोड़ तक अगर तुम ऑप्ट कर लिए, 2 करोड़ तक टर्नओवर में तुम्हें पीटीएस अगर तुम ऑप्ट कर लिए तो तुम्हें ऑडिट, तो गाइज ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया पॉइंट टी में। The requirement of audit under 44AB does not apply to a person who declares profit and gains on a PTS under 44AD and his total turnover does not exceed 2 करोड़। अगर आप पीटीएस ऑप्ट किया और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो फिर हम आपका ऑडिट एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा, आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर और आप पीटीएस ऑप्ट नहीं किए तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। समझ में आ जाएगा? ओनली फॉर दोज who opted for PTS। ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात बाकी सेम प्रोविजन है। अगर 44AD4 याद है, where the SSC is covered in 44AD4 and his income exceeds BL तो टैक्स ऑडिट इज, सुनो मेरा बात, आपका टर्नओवर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के भी नीचे है, आपको ऑडिट नहीं करवाना चाहिए था। बट आप जो इनकम क्लेम कर रहे हो ना वो लोअर देन पीटीएस है और टोटल इनकम बीएल से, टोटल इनकम बीएल से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये बहुत डेंजरस प्रोविजन है। तो अगर तुम वो 5 ईयर वाला लॉक इन तोड़े, where the SSC is covered under 4484 and his income exceeds BL तो टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड। तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारा लोअर इनकम है, हमें बताओ, प्रूफ करो कि तुम्हारा लोअर इनकम है। वैसे नेक्स्ट क्या है? 44 एडीए। नेक्स्ट क्या है? 44 एडीए। SSC covered under 44AE, 44 ADA who claim that his profit and gains from business are lower than the profit and gains committed in accordance with this sections। यहां पे भी अगर आप lower than PTS claim कर रहे हो claiming actual income lower than PTS, यहां पे भी अगर आप एक्चुअल इनकम लोअर देन पीटीएस क्लेम कर रहे हो ठीक है। ड्यू डेट क्या है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का? 1 मंथ रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले। जो भी आपका रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है उसके 1 महीना पहले। दिस इज द आंसर। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज 1 मंथ प्रायर है। आप समझो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी करता है उसका ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग का? तो उसका 1 महीना पहले क्या हो गया? तो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं ना उनका टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। बट जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करते उनका ड्यू डेट क्या रिटर्न का? और टैक्स ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर है, तो 1 महीना पहले क्या हो गया? समझ में आया? तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि आंसर इज 31 अक्टूबर ऑलवेज। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए 1 महीना पहले क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। क्या? टैक्स ऑडिट ड्यू डेट। टैक्स ऑडिट पहले कंप्लीट होता है किसी भी कंपनी का या पर्सन का और फिर उसका रिटर्न फाइल होता है। ठीक है, ड्यू डेट 31 अक्टूबर है फॉर AY 23-24 ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 23। 31 अक्टूबर अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है तो ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट होगा 30 सितंबर। तो असेसमेंट ईयर का ड्यू डेट क्या होगा बताओ? 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर। ओके, याद रहेगा? सर इसका क्या पेनल्टी? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार और CS में तो ये लगता है इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है।
पेनल्टी क्या होगा फॉर फेलियर टू फर्निश टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? अगर आप टैक्स ऑडिट टाइमली फाइल नहीं किए तो आपके साथ क्या होने वाला है देखिए, आपके टर्नओवर का 0.5%, टर्नओवर पहुंच गया सीधा तुम्हारा टर्नओवर है, इनकम नहीं, टर्नओवर का 0.5% या 1,50,000 विच एवर इज, मतलब इससे ज्यादा आपका पेनल्टी नहीं लग सकता है. योर मैक्सिमम पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टाइमली इज 1,50,000 रुपीज. क्लियर है? कोई शक? आगे बढ़े बेटा. इससे अपना एक सेक्शन एक खत्म हुआ, एक पार्ट अकाउंट्स ऑडिट. अब याद है मैंने आपको कुछ बोला था कि मैं 35AD बाद में कराऊंगा. एक स्पेशल डिडक्शन का एक सेक्शन बाकी है, आओ उसको पहले कर लेते हैं, फिर उसका बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. बहुत क्वेश्चंस है इसके ऊपर. पेज नंबर 50, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट खुद से पढ़िए ना, खाली पेज नंबर 50 पढ़िए, खाली खुद से पढ़िए पेज नंबर 50. समझे? क्या समझे? 35AD में कुछ बिजनेसेस का लिस्ट है, तभी तो उसका वर्ड क्या है, स्पेसिफाइड. और वो स्पेसिफाइड बिजनेस अगर अपन करते हैं तो हमें डिडक्शन मिलेगा कौन से सेक्शन में? 35AD. ये एक सेल्फ कंटेन्ड सेक्शन है, जो इसमें चला गया ना उसका कल्याण हो गया, वो इसी सेक्शन में रहेगा. फिर इनकम टैक्स एक्ट का कोई और सेक्शन इसको छू नहीं सकता. मीनिंग देयर बाय, अगर मैं स्पेसिफाइड बिजनेस एक्टिविटी करता हूं और अगर मैं डिडक्शन क्लेम कर लेता हूं 35AD में, तो मैं
कोई और सेक्शन में कोई और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। ये 35AD किसी भी बिजनेस पे अगर एप्लीकेबल होता है तो वो उस बिजनेस का 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन देता है। अभी तक अपने ऐसे कोई भी सेक्शन नहीं पढ़े जहां पे आपको डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% मिले। एक्सेप्शन है साइंटिफिक रिसर्च। बाद बाकी आपको कहीं पे भी डिडक्शन नहीं पढ़ाया गया जहां पे 100% आप केपेक्स का डिडक्शन लेते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाता हूं। चैप्टर 6 में भी अपने को डिडक्शंस मिलता है। वहां पे अपने टैक्स हॉलीडेज पढ़े थे, इनकम बेस्ड डिडक्शन, पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बट वो पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 से क्या चीज पे टारगेट करता है? आपके इनकम पर। अगर आपका इनकम आया एक एक्स लमसम, उसको वो क्या दे देगा? डिडक्शन दे देगा। इनकम आया तो ना। लेकिन यहां पर इनकम से मतलब नहीं है। तुमने 50 लाख कमाया, मैं एग्जाम्पल, तुम्हें 50 लाख कमाया है और तुम्हारा इस साल 3 करोड़ का मशीनरी लगा है, तुम्हें 3 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा। क्या बात करे सर? हाँ, तुम 3 करोड़ का मशीनरी जो लगा रहे ना, इस साल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लगा रहे, कमिंग तुम्हारा जनरेशन, तुम्हारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट तुम्हें डिडक्शन दी मशीनरी के ऊपर लगाने का, तो 50 लाख माइनस 3 करोड़ कितना हुआ? 250 लाख का लॉस हुआ आपको एज पर इनकम टैक्स। अब याद करो सेट ऑफ। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ, समझ में आया क्यों? कि स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो केपेक्स के वजह से। बाद बाकी बिजनेस में अगर कोई इनकम आ रहा है, मान लो नॉर्मल बिजनेस में इनकम आ रहा है, वो अगर आ रहा है तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट के ऊपर तो नहीं आ रहा है, तो दोनों में मैचिंग ही नहीं होगा। दैट इज वाई स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस खाली स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, नंबर वन। अरे बोलो हाँ या ना? नंबर टू, स्पेसिफाइड बिजनेस के जो लॉस है वो इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये इसलिए क्या? क्योंकि ये जितने भी बिजनेस है ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है एंड इनका जेस्टेशन पीरियड इज क्वाइट हाई एंड इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट बोलिए कि अगर तुम ये सारा एक्टिविटी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं देश का भी भला हो रहा है, हम तुम्हें टैक्स का डिडक्शन देंगे ज्यादा से ज्यादा, हम तुम्हारे साथ है, तुम जाओ आगे बढ़ो। तो अगर आप ये सब कुछ बिजनेस एक्टिविटी करते हो तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी, स्पेशल डिडक्शन देगी 35AD में। लेकिन ध्यान रहे, लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड का डिडक्शन, लैंड के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। कोई भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपने जब एसेट साइड देखेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ गया, तो कोई इन्वेस्टमेंट करने का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गुडविल, ये 3 असेट्स के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बाद बाकी आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करोगे आपको सारा डिडक्शन मिल जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, सुन लो मेरा बात, दूसरी बात, ये जो बिजनेस कर रहेंगे ना यहां पर, उनको कम से कम इस बिजनेस में 8 years मेंटेन करना पड़ेगा। 8 years ये बिजनेस करना पड़ेगा। यानी वो असेट को, किसको? वो असेट को जिसपे उन्होंने सुन नहीं रही है ना, वो असेट जिसको उन्होंने लिया है वो 8 years तक यूज करना पड़ेगा। किसके लिए बाबा? जिस पर्पस के लिए तुम आएंगे उस पे, फर्स्ट एंड सेकेंड हैंड में आएंगे, तुम 8 years के लिए मिनिमम यूज करोगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी चीज के लिए तुमको क्या दे रहे हैं? डिडक्शन। याद करो एग्जामेशन का 54 सीरीज कैप गेन, तुम खरीद रहे हो और तुमको उसी चीज का क्या दे रहा है गवर्नमेंट? एग्जामेशन दे रहा है। 54 सीरीज याद आ रहा है? सेम चीज तो यहां पर है। तुम्हें कितना साल यूज करना है मिनिमम? 8 साल मिनिमम यूज करना पड़ेगा। सर 8 साल के पहले बेच दिए तो, या 8 साल यूज नहीं किए, 8 साल के बाद हमने स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं करके हमारा एक नॉर्मल बिजनेस भी था, क्या था, वहां यूज करने लग गए, तो तुमने तो वादा तोड़ दिया। तो जिस साल वादा तोड़ा उस साल क्या करेंगे? डिडक्शन जो दे दिए तो छीन लेंगे। कैसे छीनेंगे? एडबैक करेंगे किधर? पीजीबीपी इनकम, नेट प्रॉफिट क्यों?
तुम्हारे पीजीबीपी इनकम में वो डिडक्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि जब तुम डिडक्शन लिया था तो तुम्हारा डिडक्शन से क्या हो गया था? पीजीबीपी इनकम कम। अब तुम्हारा पीजीबीपी इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने क्या किया? 8 साल के पहले यूज चेंज कर लिया। लेकिन एक पॉइंट और याद है, एक पॉइंट और होना चाहिए यहां पर, पहले पहले समझा दे रहा हूं फिर मैं मैट में आऊंगा। तुमने जब 35 AD का डिडक्शन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख का एसेट था मशीनरी, 10 लाख का डिडक्शन ले लिया। 6th ईयर कौन सा ईयर? तुमने वो एसेट यूज कर लिया किसके लिए? नॉर्मल बिजनेस के लिए। अब तुम बोल रहे हो 10 लाख का जो डिडक्शन अपने लिया, तुम बोल रहे हो 10 लाख इनकम बन जाएगा किस साल? 6th ईयर। यही बोल रहे हो। प्रोपोर्शनेट क्या है इसमें? 6th ईयर क्या बन जाएगा? पीजीबीपी इनकम। आप प्रोपोर्शनेट बोल रहे हो, क्या प्रोपोर्शनेट बोल रहे हैं आप? तो 10 लाख का तो मिला डिडक्शन पूरा। तुम पूछ रहे कि बता रहे? हम लेकिन तुमसे पूछ रहे हैं, तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? तुम बताओ ना। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर 6 साल यूज किया है तो प्रोपोर्शनेटली हम लोग करेंगे। मुझे एक बात बताइए, जिस साल आपने 35 AD क्लेम किया किया, अब 6th ईयर हम आपसे 35 AD वापस छीन रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि आपने 35 AD का पालन नहीं किया, वादा तोड़ दिया। इनकम टैक्स एक्ट में और कोई सेक्शन नहीं है क्या जो तुम्हारे को बचाने आएगा? डेप्रीसिएशन। अगर फर्स्ट ईयर तुमने 35 AD को अवेल किया तो तुमने क्या छोड़ा? छोड़ा ना? क्यों छोड़ा? यू आर गेटिंग डिडक्शन 35 AD, बट 6th ईयर तुमको 35 AD ने अपने यहां से निकाल दिया क्योंकि तुमने वायलेट, तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। डेप्रीसिएशन मतलब फर्स्ट ईयर से 6th ईयर जो तुम क्लेम नहीं लिए थे वो तुम्हें 6th ईयर में मिल जाएगा। सिंपल है, वो तुम्हें 6th ईयर में मिल जाएगा। तो ठीक है, तुम 35 AD मेरे से ले लो, हम डेप्रीसिएशन ले लेंगे, क्योंकि एसेट तो यूज हुआ है ना बाबा, कि नहीं हुआ है? तुम 35 AD में नहीं क्लेम देके मेरे को 32 में दो, देना तो पड़ेगा ही। समझ में आया? अब इसको अब रटना है तो रट लीजिए, रट लो, सब चीज रट लो। मैट में देखते हैं एक बार। 35 AD आइए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD। डिडक्शन ऑन 35 AD इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस गिवन बिलो। इसमें से कुछ बिजनेसेस एक्टिविटीज है वो एक बार अपने पढ़ लेंगे, लर्न कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं बता देता हूं, कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा स्पेसिफाइड बिजनेस, वर्ड नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको ये बिजनेस का नाम दे देगा और नाम से आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस है। जैसे सीए के क्वेश्चन में May 23 के टर्म में आया था, प्रॉफिट फ्रॉम वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ऑफ शुगर, तो ये तो है स्पेसिफाइड बिजनेस। तो क्या है वो? इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। तो डिडक्शन किस में मिलेगा? ठीक है, हाँ चलिए, पहला रीड कर लो खाली, यू डोंट हैव टू लर्न। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस, ठंडी जगह होती है, रेफ्रिजरेटर कूल एरियाज में स्टोर होती है, -20, -30, -40, -8, -2 जो भी पेरिशेबल गुड स्टोर होती है। तो अगर आप कोल्ड चेन फैसिलिटी बना रहे हो तो इट्स अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यू आर डूइंग। इसके लिए आपका जो भी बिजनेस में इनकम आएगा उसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिल जाएगा 35 AD। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जितने भी आप स्टोर करोगे उसके लिए वेयर हाउस बनाओगे, तो वेयर हाउसिंग बनाने का जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट है उसका बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 35 AD में। क्रॉस कंट्री गैस या क्रूड ऑयल
पाइपलाइन, पाइपलाइन जिसके थ्रू मतलब गैस या क्रूड ऑयल जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है पाइपलाइन के थ्रू, अगर आप वो सेटअप कर रहे हो, ले कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 35 AD। होटल्स 2 स्टार और अबव कैटेगरी, अगर अपने इंडिया में 2 स्टार और अबव होटल बिजनेस कर रहे हैं, राइट, क्या कर रहे हैं, बिल्ड एंड ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्ड एंड ऑपरेट, तो हमें डिडक्शन किस में मिल जाएगा, 35 AD में। अच्छा एक चीज बेटा याद रखना, ये जो डिडक्शन है ना ये ऑप्शनल है, बहुत जन छोड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, पहले खत्म करते हैं, तो ये ऑप्शनल है डिडक्शन, ओके। तुम्हें 35 AD नहीं चाहिए, तुम्हें नॉर्मल प्रोविजन चाहिए, कि 35 AD से क्या है, तुमको खाली केपेक्स का डिडक्शन मिलेगा। Once you get deduction 35 AD, you will not get deduction under any other provision. So it's up to you, तुम्हें 35 AD ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। दूसरा, 35 AD में 8 साल का रिस्ट्रिक्शन है। जब तुमको लग रहा है कि तुम्हारा जो एसेट्स है बहुत ज्यादा नहीं है, तुम्हें डिडक्शन इतना ज्यादा नहीं मिल पा रहे जितना तुम्हें मिलना चाहिए था, अगर तुम टैक्स हॉलिडे क्लेम करते, क्या क्लेम करते, तुम टैक्स हॉलिडे में जाते हो, तुमको ज्यादा बेनिफिशियल होता, तो तुम टैक्स हॉलिडे भी क्लेम कर सकते हो। तो इट्स अ डिसीजन जो जनरली लिया जाता है कॉर्पोरेट्स में, कि आपको टैक्स हॉलिडे चाहिए कि आपको 35 AD चाहिए, दोनों नहीं मिलेगा आपको। या 10AA, 10AA स्पेसिफिकली किसके लिए हो गया, SEZ के लिए हो गया। 10AA स्पेशली किसके लिए हो गया, SEZ के लिए हो गया। हॉस्पिटल बना रहा है मैं, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल, एटलीस्ट कितना बेड्स, 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स इन इंडिया। मैं डेवलप कर रहा हूं, बिल्ड कर रहा हूं हाउसिंग प्रोजेक्ट, किसके लिए, स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए, किसके लिए, स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए। मैं डेवलप कर रहा हूं, बिल्ड कर रहा हूं एक हाउसिंग प्रोजेक्ट, किस स्कीम में, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। आई होप यू अंडरस्टूड, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब सस्ते मकान, सस्ते घर, जो गवर्नमेंट स्कीम ला के रखा है, और बहुत सारे बिल्डर्स इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। स्कीम का मतलब बेनिफिट क्या है, यू गेट लोन्स एंड अ वेरी कंसेशनल रेट, बैंक आपको बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देती है, आपको गवर्नमेंट का बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, बहुत गवर्नमेंट का ग्रांट्स मिलता है। तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में प्रोजेक्ट्स बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, और अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों को सेल करते हो। आई एम क्लियर। तो अगर ये चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट मेरे को क्या दे रहा है, 35 AD का बेनिफिट दे रहा है। फर्टिलाइजर जो कि प्लांट या न्यूली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया, कहीं पे भी अगर आप फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कर रहे हो जो कहीं पे भी काम आएगा, तो उस पर भी 35 AD मिलेगा। आईसीडी सीएफएस, ये आपको जीएसटी में कस्टम्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कस्टम्स, काफी लोग आईडीटी में जानते हैं कस्टम्स में, कि इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो बेसिकली कस्टम पोर्ट से कस्टम वेयर हाउसेज होते हैं। बेसिकली क्या हो गया बेटा, शॉर्ट में समझ सकते हो, कस्टम के वेयर हाउसेज। तो कस्टम के वेयर हाउसेज जो होता है वो कस्टम पोर्ट से लिंक्ड होता है, और यहां पर अगर मैं आईसीडी सीएफएस गवर्नमेंट के लिए बना रहा हूं, तो ये भी मेरे लिए क्या है, 35 AD के लिए एलिजिबल है। बी कीपिंग अलग हो गया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखो, कोई पता है किसी को, शुगर इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, शुगर केन है, शुगर प्रोसेस्ड होता है कहां पर, फैक्ट्रीज में, तो शुगर इज नॉट अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लेकिन फिर भी शुगर का शुगर के लिए अगर हम वेयर हाउसिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, शुगर के लिए अगर हम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, शुगर के लिए अगर हम कोई वेयर हाउस बना रहे हैं, तो उसको मेरे को गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा है, किसमें, किसमें अलाउ करके रखा है, 35 AD में करके रखा है। कोई डाउट है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो है ही, और शुगर के लिए भी अलग से है। आयरन ओर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर मैं कोई पाइपलाइन ले कर रहा हूं, तो उसके ऊपर मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, न्यू इंफ्रा फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है। अब ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है, इसको समझते हैं। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये आप क्या करोगे, डेवलप करोगे और मेंटेन करोगे। डेवलप करना मतलब बनाना, मेंटेन करना मतलब बनाने के बाद उसको संभालना, या फिर एंड ऑपरेट करना और डेवलप करना,
एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग। डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, या खाली डेवलपिंग। आप डेवलप कर रहे हो या मेंटेन एंड ऑपरेट कर रहे हो या डेवलप, मेंटेन, ऑपरेट तीनों कर रहे हो। क्या चीज का? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये चार चीज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आते हैं। कोई रोड बना रहे हो आप, सड़क बना रहे हैं ना, एनएचए हमें प्रोजेक्ट दिया कि तुमको रोड बनाना है, तो मैं इस चीज का क्या कर रहा हूं? बिजनेस कर रहा हूं, मैं डेवलप कर रहा हूं एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब इस रोड, कैसा भी रोड हो गया, टोल रोड हो गया, कोई ब्रिज हो गया, कोई रेल सिस्टम हो गया, कोई हाईवे हो गया, हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग और अदर एक्टिविटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट, कोई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो गया, पानी का सप्लाई देना, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, खाली रीड कर लो उसको, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, सप्लाई ऑफ वाटर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, सैनिटेशन एंड सीवरेज सिस्टम हो गया, और लास्ट में हो गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कोई अगर फैक्ट्री से कचरा वचरा निकल रहा है तो उसको कैसे मैनेज करके उसको रीयूज करना है या रिसाइकलिंग करना है, ये भी एक तरह का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और लास्ट में पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट, चाहे एयर हो गया, वेसल हो गया, लैंड हो गया, पोर्ट हो गया या एयरपोर्ट हो गया या इनलैंड वाटरवे हो गया या इनलैंड पोर्ट हो गया, नेविगेशनल चैनल इन द सी। कुछ भी तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सी में बैठाया, ठीक है, या तुम पोर्ट बैठा रहे हो, एयरपोर्ट बैठा रहे हो, इनलैंड वाटरवेज बैठा रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलता है? एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बैठा रहे हो, तो तुम्हें डिडक्शन किस में मिल जाएगा? 35AD में। मैक्सिमम क्वेश्चन एमसीक्यू से आ सकता है कि इनमें से कौन सा 35AD का स्पेसिफाइड बिजनेस है, लेकिन आपके एग्जाम में चांसेस है कि अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा तो दे विल गिव यू XY लिमिटेड इज एंगेज्ड इन दिस बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट इतना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना, ये सब आपको देगा। तो आपको दिमाग में याद आना चाहिए क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस। डिडक्शन में आते हैं हम। डिडक्शन कितना मिलेगा? 100%। क्या चीज का? लेकिन किसका नहीं मिलेगा? लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर भी सेम है साइंटिफिक रिसर्च। चाहे तुमने कमेंसमेंट के पहले इंकर किया हो, चाहे कमेंसमेंट के, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको याद होगा साइंटिफिक रिसर्च में भी था ये कंडीशन कि जिस दिन तुम कमेंसमेंट करोगे उस दिन सब कुछ क्या कर लेना? कैपिटलाइज कर लेना। जिस दिन तुम ये कमेंट्स करोगे उस दिन तुम क्या कर लेना? इस सब एसेट्स को कैपिटलाइज कर लेना। ये नीचे आएगा कहीं ना कहीं, देख लेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, अच्छा, कुछ याद आ रहा है? 40A3, 10,000 से ज्यादा अगर आप किसी भी पर्सन को किसी भी दिन में, एक पर्टिकुलर डे में पेमेंट करते हो तो डिसअलाउ हो जाता है। एसेट में भी पढ़े थे, डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट में। यहां पे भी 40A3 में भी पढ़े थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेम 35AD में भी पढ़ लो। अगर तुमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जिसमें तुम 35AD क्लेम करने वाले थे और तुमने पेमेंट कर दिया कितना? 10,000 से ज्यादा कैश में, तो वो तुम्हारा 35AD के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो 40A3 में भी यही पढ़े थे और 43(1) में भी यही पढ़े थे और 35AD, ये तीनों एक ही चीज बोलेगा, 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल है। ये तीनों के ऊपर 10,000 का लिमिट एप्लीकेबल है, 40A3, 43(1) एंड 35AD। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, any expenditure in respect of which payment or aggregate of payment made to a person of an amount exceeding 10,000 in a day otherwise than by check, बैंक हो गया, ECS, बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे, वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ये डिडक्शन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगा। अगर आपने किसी का पेमेंट 10,000 से ज्यादा कर दिया तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लीजिए। सर अगर आप 35AD में जाते हो तो इनकम बेस्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेम ईयर ऑल्सो और एनी अदर ईयर एंड वाइस वर्सा।
उल्टा भी होता है। अगर आप टैक्स हॉलीडे में चले गए तो फिर आपको 35AD नहीं मिलेगा। आप 35AD में चले गए तो आपको टैक्स हॉलीडे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 35AD वर्सेस टैक्स हॉलीडे। ऑलरेडी याद होगा 10AA का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा सर। अगर 10AA मतलब आपको 10AA भी मैंने पढ़ाया था, अगर आपको 35AD मिल रहा है तो आप 10AA नहीं ले सकते, और अगर आपको 10AA मिल रहा है तो आप 35AD नहीं ले सकते। ये थोड़ा ध्यान से, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द अबव कैपिटल एसेट इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। सुनो मेरा बात, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना 6th ईयर का, अगर मैं 6th ईयर वो असेट बेच दूं, मैंने ईयर 1 में असेट खरीदा 10 लाख का, सुन लो ध्यान से, 10 लाख का खरीदा, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खरीदा, डक्शन ले लिया। अब वो असेट को मैं क्या कर रहा हूं, 6th ईयर में बेच रहा हूं। सुनो मेरा बात, 10 लाख में खरीदा, 12 लाख में बेच रहा हूं। 10 लाख में खरीदा, 12 लाख में बेच रहा हूं। अब मुझे बताओ, 10 लाख में जब खरीदा तो 10 लाख मेरा क्या हो गया, डिडक्शन भी ले लिया मैं, डिडक्शन भी ले लिया, इनकम टैक्स में 10 लाख का बेनिफिट मिल गया तुमको, लेकिन तुमने बेचा कितना में। तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले किया है, कॉस्ट के अबव तुम जितना भी बेचेगा वो कैपिटल गेन होगा। अच्छा, अब इस असेट का WDV कितना है, 0, की डिडक्शन पूरा ले लिए, तो सरप्लस कितना आ रहा है, पूरा 10 लाख। तो 10 लाख क्या हो जाएगा, PGBP इनकम। ऐसा ही तो पढ़ाया गया था आपको, 10 लाख क्या हो जाएगा, और 2 लाख क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। यही सेम चीज साइंटिफिक रिसर्च एसेट में भी है। साइंटिफिक रिसर्च में भी तो यही होता है, पहले तुम डिडक्शन ले लिया, बाद में तुम बेच दिया। तो बेचने पे तुमको यही ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो तुम 35AD वाला एसेट के साथ करता है। लॉजिक। इसमें खाली एक ये है कि एसेट फॉर विच डिडक्शन अराउंड 35AD shall be used only for specified business for 8 years from the year of acquisition. If the asset is used for any purpose within the period of 8 years, then the total amount of deduction allowed on such asset, अब बताओ ये क्यों किया, less depreciation shall be taxable in the year of business income. less depreciation क्यों बाबा, एग्जैक्टली सर आप क्या कर रहे थे, हम आपको वापस याद कर रहे हैं। ईयर 1 में तुमने खरीदा 10 लाख का, ईयर 6 में तुमने यूज कर लिया नॉर्मल बिजनेस के लिए, हम तुमको क्या बोला, डिडक्शन को इनकम मान लो और डेप्रीसिएशन दे दो। यही तो वो बोल रहा है, नेट कर दो। क्या कर दो, नेट कर दो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, PGBP इनकम जो तुम्हारा डिडक्शन हुआ है वो ऐड करेगा और डेप्रीसिएशन माइनस भी करेगा। हम तुमको एक छोटा सा उदाहरण देता है, 10 लाख का तुम आपका एसेट है, 6th ईयर है ना, तो पूरा आपको 6th ईयर तक डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। और जितना डेप्रीसिएशन है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 4 लाख का एग्जांपल दे रहा हूं, तो तुम्हारा 10 लाख में से 4 लाख माइनस करके तुम 6 लाख क्या करेगा, टैक्सेबल कर देगा। आप पूरा टैक्सेबल नहीं करेंगे, समझ गए क्यों नहीं, क्योंकि आपको डेप्रीसिएशन भी तो एलिजिबल है। अरे बोलिए, नहीं समझ में, तो फिर रिपीट कर देता हूं, लॉजिक क्लियर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, प्रीवियस टर्म में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। 35AD में जो तुमने एड बैक किया, तुम उसी में से डेप्रीसिएशन माइनस करके नेट ऑफ कर दिया। तो यहां पे आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन फॉर द पीरियड SSE गॉट 35AD डिडक्शन। But nothing will be taxable in case of a company which has become a sick company. क्या होता है बेटा, काफी बार गवर्नमेंट देखता है कि ये सब कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि धीरे 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 इसको ठीक से कोई मैनेज नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, और ये लॉसेस पे चला जाता है, और वो कंपनी सिक बन जाता है, उसका नेटवर्थ लॉस में चला जाता है, और उसको सिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो हमारे देश में एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क रेजोल्यूशन BIFR, और इसके ऊपर एक्ट है सिका एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल
कंपनीज एक्ट 1985। कंपनी जब बीमार हो जाती है तो ये इस एक्ट के अंदर में अपने आप को सिक डिक्लेयर कर देती है। तो जो बोर्ड है, जो गवर्नमेंट ने बोर्ड बना के रखा है इसके लिए, वो इसका एक रेजोल्यूशन प्लान बनवाती है कि बॉस कौन इसको टेक ओवर कर सकता है, कौन उसको खरीद सकता है, कौन इस पे पंप इन कर सकता है फंड्स, और कौन उसमें जान फूंक सकता है। तो गवर्नमेंट बोलती देखो 8 साल वाला जो लिमिट हमने बोला था, ये तो ऐसे ही लॉसेस पे उनसे हम किया तो इनकम वापस एड बैक करवाएंगे। तो इनको 8 years से कंडीशन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। नथिंग विल बी टैक्सेबल फॉर द कंपनी विच हैज बिकम अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी ड्यूरिंग दिस 8 years। इनके हाथ में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? अरे बोलिए। नेक्स्ट कुछ कंडीशंस है, कुछ कुछ बिजनेस के लिए तो स्पेसिफाइड कंडीशंस है कि अब जैसे क्रूड ऑयल पाइपलाइन वालों के लिए कुछ स्पेशल है कि उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, यू नो, बोर्ड से, मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये सब आप रीड कर लेना, ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है सब, ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अरे बोलिए। अच्छा ये आप देखें, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला बिजनेस हमने पढ़ाया था ना, उनको ये 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। क्या? जो भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला बिजनेस कर रहे हैं, दैट बिजनेस शुड बी ओन्ड बाय अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इनटू इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। या फिर और बाय कंसोर्शियम ऑफ सच कंपनीज और बाय अथॉरिटी और बोर्ड और अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सम, बहुत, या फिर एओपी ऑफ कंपनीज। एओपी ऑफ कंपनीज याद है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें मेंबर खाली कंपनी है। इस पे भी इनकम टैक्स का अमेंडमेंट आया हुआ है। आई होप आप अमेंडमेंट क्लास कर चुके हैं, सब लोग कर लिए ना अमेंडमेंट क्लास। इनकम टैक्स अमेंडमेंट क्लास कर लेना। जो भी बच्चे मेरा क्लास देख रहे हैं, मेरा बैच के एंड में भी आप अमेंडमेंट क्लास देख लीजिएगा, जो हमारे चैनल में अपलोडेड है, और क्लास में भी अपलोडेड है, सब कुछ अपलोडेड रहेगा जो बच्चे अभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ऑल्दो मैंने पढ़ा लिया फिर भी देख लीजिएगा, ऑल्दो मैंने पढ़ा दिया बट फिर भी आप देख लीजिएगा, मिस आउट मत करिएगा। तो ये बिजनेस कौन कर रहा है? जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। एंटिटी शुड हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली उनका गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए पहले से कि कौन कैसे क्या बिजनेस करेगा, क्या फाइनेंशियल्स रहेंगे। कुछ कंडीशंस है जो हर एक स्पेसिफाइड बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली सेम है जो अपने पहले भी पढ़े थे 10AA में। It should not be set up by splitting up or reconstruction of a business already in existence। तोड़ पड़ोड़ के आप बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, एक नया कंपनी होना चाहिए, ठीक है। खिचड़ी नहीं बना सकते आप, एग्जिस्टिंग कंपनी में से असेट्स लायबिलिटीज निकाल लिए, ऐसे नहीं कर सकते। आपको एक नया कंपनी बनाना पड़ेगा। दूसरा, ये भी आप कहीं ना कहीं पढ़े, आपको याद होना चाहिए। आपका क्वेश्चन था, ये जो भी आप नया मशीनरी खरीदोगे या नया सेटअप करोगे, नया होना चाहिए कि पुराना? सर नया होना चाहिए। आप इस कंपनी में जो भी सेटअप कर रहे हो, स्पेसिफाइड बिजनेस में सेटअप कर रहे हो, इट कैन नॉट बी अ ओल्ड मशीनरी, इट कैन नॉट बी अ ओल्ड मशीनरी। मैक्सिमम अगर आप यूज कर सकते हो तो 20% कर सकते हो। कितना कर सकते हो? तो क्या लिखा है? इट शुड नॉट बी सेटअप बाय ट्रांसफर टू द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस। अगर तुम पहले कोई और पर्पस के लिए, सुनो मेरा बात, पहले तुम कोई और पर्पस के लिए प्लांट एंड मशीन यूज कर रहे थे और तुमने उसको अपने कंपनी में ट्रांसफर ले लिया है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया तो तुम 35AD क्लेम नहीं कर सकते। अब नीचे लिख दिया, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सो ट्रांसफर्ड शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन द न्यू बिजनेस। आपका जो टोटल वैल्यू है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 20% तक हो सकता है, 20% तक तुम यूज्ड मशीनरी यूज कर सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंडीशन, machinery or plant would not be regarded as previously used if it had been used outside India। सेम कहां पढ़ चुके थे 10AA में, सेम कहां पढ़ चुके थे? अगर आप ऑलरेडी इसको इंडिया के बाहर यूज किए हो बाय एनी पर्सन अदर देन द एसएससी, तो आप इसको ओल्ड नहीं मान सकते। मतलब कहां यूज किया है? इंडिया के बाहर। और कौन यूज किया है? किसी और ने यूज किया है। और तुमने क्या कर लिया है? तुमने उसको इंडिया में कभी भी यूज नहीं किया,
तुमने उसको इंडिया में इंपोर्ट किया है और इस पे कोई तरह का डिडक्शन डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं किया गया है बिफोर इंस्टॉलेशन डेट। मतलब ये बेसिकली बेटा फ्रेश ही है। अभी अभी तुम, एक होता है ना इंडिया में, होता है ना 2 4 5 दिन यूज किया, अब इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, इंडिया में यूज नहीं हुआ ये। तुम इंडिया में फर्स्ट टाइम यूजर हो। अब लिख सकते हो आई एम द फर्स्ट टाइम यूजर इन इंडिया। एसएससी इज द फर्स्ट टाइम यूजर इन इंडिया। एसएससी इज द फर्स्ट टाइम यूजर इन इंडिया। एसएससी इज द फर्स्ट टाइम यूजर इन इंडिया। ठीक है, कोई डाउट्स? इलस्ट्रेशन करें, चलो फटाफट करो, इजी है ये सब के इलस्ट्रेशंस, बहुत इजी है। XYZ commenced operations of the business of a new 3-star hotel in मदुराई तमिलनाडु। अभी तो चलो आपको पता है 35 AD है, बट अगर शायद मैं आपको 2 3 दिन बाद ये सम कराता तो आपके माइंड से नहीं रहता। ठीक है, 3-स्टार होटल ऑन 1 अप्रैल को मैंने ऑपरेशंस कमेंस कर दिया। कंपनी ने कितना का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया? 50 लाख। ड्यूरिंग विच पीरियड देखना, जनवरी XX टू मार्च XX। मार्च XX मतलब कमेंसमेंट के पहले। तुमने कमेंसमेंट कब किया? अप्रैल को, और अप्रैल के पहले मार्च XX तक तुमने परचेज किया है, मतलब ये प्री कमेंसमेंट है, एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस। एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल। यही करना था, ये कर दिया है। फर्दर ड्यूरिंग द करंट ईयर इट इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 CR, out of which 1.5 was acquisition of land। 150 lakhs किसके लिए? लैंड के लिए, और 50 lakh others। Compute the income under that PGBP assuming that XYZ has fulfilled all the conditions claiming 35 AD and he has not claimed any deduction under chapter 6 से under the heading this। कौन सा heading? इनकम बेस्ड। ठीक है, यही करना था। प्रॉफिट्स फ्रॉम रनिंग द बिजनेस होटल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 35 AD फॉर द असेसमेंट ईयर इज कितना? 25 लाख। अरे बोलो। Assuming that the company has also another existing business of running a hotel in Coimbatore which commenced operations 8 years back, उससे प्रॉफिट कितना आ रहा है? उससे प्रॉफिट कितना आ रहा है? ठीक है, टोटल कितना है? ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब आप 35 AD का डिडक्शन क्लेम करेंगे, कितना? 50 लाख ये वाला और 50 लाख ये वाला, 100 lakhs। तो इनकम कितना हो गया? पीजीबीपी इनकम हो गया 45 lakhs। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल पीजीबीपी। क्लियर हुआ? होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 26। अब लगता है मैंने आपको इतना होमवर्क दे दिया कि मेरे को भी एक क्लास लग जाएगा पूरा कराने में। ठीक है, कोई बात नहीं, यही चाहता था मैं। अब देखो बेटा, यहां से आपका टोटल इनकम चालू हो गया है क्वेश्चन नंबर 28 से। नहीं, खत्म नहीं हुआ है।
कुछ कुछ सेक्शंस में बीच बीच में छुड़ाया था, वो मैं कराऊंगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीजीबीपी ओवर। नहीं मतलब अब जो बच गया है वहां पे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है, कभी आया भी नहीं आज तक। आपका बैड लक होगा अगर आएगा तो। बैड लक क्या, वो भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज एवरीवन। नेक्स्ट क्लास पक्का से अपने सारा होमवर्क पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास।